कि 2 अधिकारी बैठे हैं यहाँ जिन्होंने ये कहा है ऑर्डर देके कि अगर भीम आर्मी के लोग सुबह आए तो उनको बिछा देना, उन पर इतनी लाठी बजाना कि वो लोग याद रखें। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है, अब लाठी खाना लोकतंत्र में ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो पहले भी खाई है। मैं दोनों अधिकारियों के नाम भी जानता हूँ, उनको मेरी तरफ से निमंत्रण भी है कि लाठी पे तेल लगा के रखना, ये मौके मैं आपको बार बार दूंगा। लेकिन विश्वास करना, अगर राजकाज बदल गया, जाने नहीं दूंगा, इसी राज्य में रखूंगा आपके अपने सामने ही यही। और जो जहां जो हाथ आज लाठियों पे तेल लगा रहे हैं, कल हमारे लोगों के पैरों पे तेल लगाएंगे, याद रखना मेरी बात को। ये मेरा कमिटमेंट है आप दोनों से। आप सुनोगे मुझे, आपके चाहने वाले बता देंगे आपको, याद रखना मेरी बात। लाठी से क्या डरेंगे, गोली से तो नहीं डरे हम, लाठी से क्या डर जाएंगे, लाठी का डर होता तो हम जाते नहीं वहां, घर ही पड़ जाते। लेकिन अच्छा हुआ कि ये आपका चेहरा हमारे सामने आ गया। तो फिर हम लोग चले गए, फिर हमें रोक लिया गया, कहा कि साहब 3 गाड़ी से ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हमने कहा यार ठीक है, परिवार से मिलने जाना, 3 ही गाड़ी से ही 3 गाड़ी लेके चले। ये भद्रकाली चौक था जो ये ऋषिकेश में, तो हम लोग फिर वहां चले गए। नेंद्रनगर फिर से फोर्स लगी हुई है, और वो आईटीबीपी की एक पूरी कंपनी लगा रखी है। तो हमने पूछा, कहा कि साहब कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा भाई, क्यों कम करना पड़ेगा? कि नहीं साहब इतने लोग, इतनी गाड़ी नहीं जाती। मैंने कितनी गाड़ी की साहब, एक आप चलो, अपने वाली गाड़ी ले चलो, बाकी पुलिस की गाड़ी। तो मैंने कहा यार भाई ये क्या बात है, मैंने कहा सुरक्षा के लोग कहाँ जाएंगे भाई? कि नहीं इनकी जरूरत नहीं है, हम लेके चलेंगे अपने साथ। तो मैंने कहा भाई ये तो सुरक्षा, मुझे गोली लगी है तो इसे मुझे सुरक्षा दी गई, साहब इन्हें छोड़ दो। तो मैंने कहा यार ये बड़ी कमाल के अधिकारी है कि मतलब जिस आदमी पे उस तरह का माहौल है और वो कह रहे हैं कि साहब हम लेके चलेंगे और अपनी सुरक्षा आप छोड़ दो। तो एक बात तो ये भी आई कि ऐसा तो नहीं कि ले जाके, जैसे पहले मैंने घटना का जिक्र किया कि ले जाके वहां और भीड़ के बीच में मैं छोड़ दो और अपने आप निकल जाए। और कहें साहब बस अब क्या करते, संभाल नहीं पाए, हादसा हो गया और ये नुकसान हो गया और गाड़ी में आग लगा दी, मर गया और ये सब चीजें। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभव है। अब क्योंकि आदमी है, सोचना चाहिए चारों तरफ से। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इनका क्या वजह है, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ये बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बाप बैठे हैं ऊपर, जिनके इशारों पे लोग काम कर रहे हैं, ये संवैधानिक तरीके से तो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर ये हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, घंटा हम लोग उन पे करते हैं, अधिकारियों से बात कर लो, उनको समझाना ये करना कि भाई कम से कम सुरक्षा गाड़ी के साथ एक गाड़ी सीनियर लोग चलने दो। तो हमें से एक बचेगा तो वो तो अपने लोगों को बता देगा कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, या वहां किस तरह की स्थिति थी, या कोई भी XYZ कोई बात हो जाए। हालांकि ये तो प्रकृति ने तय किया कि कौन कितने दिन जिएगा, ये तो पता नहीं किसी को। हम लोग रोज प्लेन में उड़ते हैं, ट्रेन में, सड़क पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो भय भय तो नहीं है, ये बात तो आप जान लो, लेकिन सोचना चाहिए हर चीज के बारे में। तो मैंने साथियों से कहा कि भाई चलो, तो नहीं मानी पुलिस, तो हम पैदल चल दिए। और पैदल चले तो पैर का वो मांस फटा हुआ है, लेकिन फिर भी अब दिल में आंख है जाने की वहां। तो मैंने कहा भाई चलो। तो महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ, कुदरत ने बारिश करा दी, और जब बारिश हुई तो फिर खूब जो है चलना हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ चलने वाले, सुरक्षा के बस करने वाले भाइयों को, मेरे तमाम उन साथियों को जो, और मेरे हमारी पार्टी संगठन के उन तमाम नेताओं को जो उस भयंकर बारिश में भी पूरे भीगे कपड़ों में चलते रहे। और मैंने तो कपड़े भी बदल लिए बाद में गाड़ी में बैठ के, लेकिन उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, बेचारे डटे रहे। कुछ ने कपड़े, एक दो लोगों ने बदले, लेकिन मैं सुरक्षा वाले भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं उनका कि आपने, और जो पुलिस के भाई चल रहे थे उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनकी मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि वो छोटे कर्मचारी बेचारे, असल मालिक तो जहां बैठ के ऑर्डर कर रहे थे मैं जानता हूं। तो फिर हम वहां से चले, 8-7-8 किलोमीटर चले होंगे, तो फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, और हमारी पार्टी के जो लीडर्स है वहां, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि 80-90 किलोमीटर जाना और अभी बहुत समय लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, हम तो पहले चाहते थे, मगर यही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इन पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खैर हम लोग गाड़ी से गए, लेकिन आप ये देखो हर जगह पे वहां से उन्होंने 3 गाड़ी अलाउ की, लेकिन उसके हम 30 किलोमीटर गए बैरिकेटिंग, फिर वो गाड़ी रोक दी गई। तो कहीं से साथी पहले पहुंच गए होंगे, फिर और आगे बढ़े, चंबा पहुंचे, फिर वहां एक गाड़ी रोक दी गई, 2 गाड़ी बची। फिर उससे आगे बढ़े चंबा से, फिर एक गाड़ी कहीं से, अब साथी तो पहले से हम लोगों ने भी दिमाग लगा रखे हुए थे, फिर एक गाड़ी बढ़ाई, तो वो गाड़ी जो है लमगांव से पहले एक पुल पे, फिर वहां रोक दी गई। वकील भी रह गए सब लोग। अब हमने कहा कि यार जाने दो, जो होगा देखा, अब चलने दो, अब अंधेरा भी होने लगा, तो पहुंचना है लोगों के बीच में अपने परिवार से। तो सब ऐसे करके हम लोग 6 बजे के करीब वहां पहुंचे। और आप विश्वास जानिए, एक सिंगल गाड़ी हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, जो लोग हमसे कह रहे थे कि साहब आप अपनी सुरक्षा छोड़ दो और हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप सबके रहते वहां, मेरे वो भाई तो केतन बचा नहीं वहां, उसकी तो मार मार के हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी जब परिवार से मैं गया, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जब मैं वहां गया, इस बात को आप सुन लो, क्या रास्ता है शानदार जाने का उनके घर, पैडिया बनी हुई है और पत्थर पड़े हुए हैं,
फिसल जाए तो आदमी खाई में जाके गिरे 200 फीट नीचे। और आप जब वीडियोज में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि साहब कैसा रास्ता है। तो मैं सर पे हाथ रख गया, जाते जाते उतरना भारी हो गया। मैंने अमित भाई से, भाटी जी से, कमल भाई से, हिमांशु भाई से, मैक भाई से कहा कि यार भाई राजन, ये तो बड़ा खराब रास्ता है यार कैसे जाते होंगे लोग, कभी शादी ब्याह होते होंगे, कभी बीमार होता होगा आदमी, कैसे जाते होंगे यार, बड़ी चिंता का। तो जानवरों की जैसी जिंदगी, ऐसे तो जानवरों का रास्ता भी नहीं होता भाई, ऐसे तो जानवर भी नहीं रहते जिस जगह पे हमारे लोग रह रहे हैं। फिर भी चले गए, परिवार से मिले। वो छोटी बहनें जो हैं वो अपनी भावुकता रोक पाई। जब आप समझते हैं कि भाई होने के नाते मुझे, मैं भी भावुक हुआ। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह फोन आया और वो रात में गया, और सुबह फोन आके उन्होंने बताया कि आपका लड़का कहाँ है। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो गए वहां मौके पे, तो वो बिल्कुल लाश के रूप में था, उसको उठा के ले आए और फिर उसको अस्पताल ले जाते हुए उसकी, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, लेकिन उसकी जान चली गई, वो बचा नहीं। 17 साल के नहीं थे केतन। और प्रेम का क्या स्थिति है, और जोड़ी ऊपर बनती है नीचे बनती है, इसके बारे में आपसे पहले जिक्र कर चुका। यहाँ जातियां है, जोड़ी ऊपर ऊपर नहीं बनती, यहाँ जाति नीचे ही बनती है, और फिर माँ बाप तय करते हैं, परिवार समाज तय करता है। लड़का लड़की को अगर तुम अपने आधार पर उठा भी ले तो वो भी परिवर्तन हो जाता है, ये भी सब सबके सामने, क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमान और सामाजिक रूप से माना जाता है कि उनका अपमान हो जाता है। इस तरह से इसको कंसिडर किया जाता है समाज में जातियों के आधार पर। और वही क्या करे, फिर समाज के लोग कहते हैं कि तुम्हारी लड़की इधर चली गई, तुम्हारा लड़का उधर चला गया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। तो जो लोग समाज में रहते हैं और अपनी जरूरत से ज्यादा समाज को ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, वो बेचारे इन बातों को मानते भी, और होता है, ऑनर किलिंग वगैरह होती है। तो मैंने फिर वहां अधिकारियों से बात की, उनकी बात सुनने के बाद, और अधिकारियों से डिमांड करी। मैं आपके माध्यम से भी यहाँ से बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स जो हमारे भाई हैं बहुजन मीडिया के, उन्होंने बड़ा साथ दिया, उन्होंने बहुत इस मामले को उठाया, चलाया। मैं आपका आभारी हूँ। जिसमें मीडिया के साथी ने इस पूरे मामले को किया, उमेश भाई से लेकर, मैं सबका आभारी हूँ, पूरी अपनी उत्तराखंड की टीम का। और कल जो साथी गए, चाहे बिजनौर के हो, बिजनौर तो मेरा दिल है और मेरा जिगर जो है वो मुजफ्फरनगर है, और शामली और सहारनपुर तो वो तो मेरा जो है ताज है सर का। हरिद्वार तो मैं कह ही नहीं सकता हरिद्वार के बाद। सब साथियों को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और इन तमाम साथियों को धन्यवाद। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें आरोपी को बचाया जाना है। दूसरा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। मैंने डीएमओ रिकॉर्डिंग है, वो आ जाएगी आपके पास, मैं भिजवा दूंगा, देख लेना, मैं सोशल साइट पर भिजवा दूंगा कह के। ये मुकदमा जो है यहाँ जो है, इसमें ये फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जांच हो, और ये मामला यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं ऐसी जगह जाए जहां इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके इसके साथ, क्योंकि वहां का तो हालात बहुत खराब है। वहां की जो एसएसपी और का टीम जिन्होंने अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, जितने जहां तक अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अच्छे काम नहीं हुए। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई इनको कृषि योग्य भूमि भी मिलनी चाहिए, ये परिवार अपने परिवार को जो है कृषि करके पाल सके, क्योंकि 17 साल का बच्चा चला गया, 1 साल बाद जवान बाली हो जाता, पढ़ लिख के कल नौकरी रोजगार करता, तो हो सकता है दुनिया में क्या पता कितना अच्छा काम कर जाता, इनकी हालत ही बदल देता। तो कृषि योग्य जमीन भूमि मिलनी चाहिए, और इनको परिवार चाहता है कि यहाँ से इनको विस्थापित किया जाए, क्योंकि ये भय में है। और ये एक्ट कहता है, एसएसटी एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई पीड़ित है और उसको, पीड़ित को ये भय है कि इन इन लोगों से भय है, तो उनका विस्थापन वहां से होना चाहिए जिन लोगों से भय है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनको ना करो, क्योंकि उनकी बहुसंख्यक आबादी है, इनको यहाँ से विस्थापित कर दो, जिससे अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सके, क्योंकि डर के साए में है। और इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगर वो बच्चा 20,000 रुपए महीने के कमाता बालिग होने के बाद, और 1 साल में 2,40,000 रुपए कमाता, और 30 साल भी परिवार की सेवा करता, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी रकम जो है परिवार के लिए तैयार हो जाती है, और परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उनकी कुछ आवश्यकता पूर्ति होती है, उनके हालात बदलते। तो ये डिमांड्स मैंने उनसे की। परिवार ने मुझे बताया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम खेत में जा रहे हैं तो हम पे टिप्पणियां की जा रही है, हमको डराया जा रहा है। हम बाजार में जा रहे हैं तो हम बाजार में गए, कल उस बिटिया ने बताया कि मैं एक अपनी छोटी बेटी को, बच्ची को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई, 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने मुझे बैठाने, वो जो ट्रेवलर्स चलते हैं जिससे कि यात्रा करते हैं, वो छोटी गाड़ियां, किसी ने मुझे बिठाया नहीं। और जो भी देख रहा था मैं घूर के, तो भैया हम तो भय में हैं। और उनकी 2 दुकानें हैं वहां, उनके परिवार के लोगों की। वो कह रहे हैं कि जो जब हम जा रहे हैं तो हमारे सामने कोई मोटरसाइकिल कट मार के जा रहा है, कोई गाड़ी आके बिल्कुल हमारे सामने ब्रेक मार रही है। और आप खुद ही देखो, जिस तरह की पंचायतें आई और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, और कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे, हालांकि वो टुकड़े गैंग कल था नहीं, गायब था वो टुकड़े गैंग। मैं तो वहां तोप नहीं लेके गया था, कोई फौज नहीं लेके गया था, आर्मी नहीं लेके गया था, मैं तो 8-10 लोग लेके गया था। तोप वो जो टुकड़े गैंग था, वो बेचारा शायद किसी काम में बिजी होगा, वो कल मुझसे मिला नहीं। चैलेंज वालेंज तो कर रहे थे, हालांकि मेरा उनसे कोई बैरी नहीं, लड़ाई नहीं है, मैं तो अपने लोगों के लिए गया था। अब हर आदमी के से इस तरह से वो कोई कुछ कहेगा, उस पर टिप्पणी करेंगे, उससे उसको सीरियस लेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उन परिवार को तो सुरक्षित माहौल महसूस कराना था। लेकिन पुलिस का जो लूप होल है उसको आप समझिए, पीड़ित के खिलाफ पंचायत होना,
एक बात। पीड़ित परिवार की मदद करने वालों को धमकी मिलना, दूसरी बात। पीड़ित परिवार के गांव के बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाना, तीसरी बात। गांव के बाहर डंडे लेके ट्रक खड़ा करके वीडियो बना के ये कहना कि यहाँ कोई आएगा उसको हम टुकड़े कर देंगे, चौथी बात। इस तरह का माहौल बनना। फिर सामूहिक रूप से ये घोषणा करना कि जो उनकी मदद करेगा उसके हम टुकड़े कर देंगे, 100 टुकड़े। स्पेशली भीम आर्मी को टारगेट करके भड़काना कि भाई भीम आर्मी के लोग यहाँ आएंगे तुम छोड़ेंगे नहीं। ये भी बहुत गलत है। और फिर उस परिवार का मैंने बताया जो बहिष्कार जैसी सिचुएशन आज हो रही है, वो सारी चीजें मुझे लगता था कि उनका उन पे काम होना बहुत जरूरी है।